इस लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक्स नोड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स को स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज़ बेसिकली अ नोड? तो नोड हमारे पास वेव की प्रोपेगेशन का वो रीजन होता है जहाँ पे हमारे पास वेव का एम्पलीट्यूड ज़ीरो लाइन को पास करता है। सो उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। नाउ एटम में नोड की क्या सिग्निफिकेंस है? तो एटम के अंदर नोड इज़ द रीजन ऑफ ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो। तो अगर मैं सपोज p ऑर्बिटल बनाता हूँ तो दिस इज़ द शेप ऑफ अ p ऑर्बिटल। अब अगर p ऑर्बिटल में मैं इस प्लेन में देखूँ तो इस प्लेन के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। तो ये मेरे पास क्या है? ऑर्बिटल की नोड है। तो एटम के अंदर ऐसा रीजन या ऑर्बिटल के अंदर वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो उसको हम कहते हैं नोड ऑफ एन ऑर्बिटल। नाउ अगर हम एटम के अंदर नोड्स की बात करें तो हमें एटम के अंदर दो किस्म की नोड्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट आर रेडियल नोड्स एंड सेकंड आर एंगुलर नोड्स। नाउ पहले देखते हैं रेडियल नोड क्या है। तो मैं लेता हूँ s ऑर्बिटल, दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ s ऑर्बिटल। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल है। अब 1s ऑर्बिटल का ये पूरा रीजन है जो न्यूक्लियस को क्या करता है? कवर करता है। नाउ 1s के इर्द गिर्द मुझे 2s ऑर्बिटल मिलता है लाइक दिस। तो ये 2s ऑर्बिटल का रीजन है। कीप इन माइंड के s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल, तो ये मैं हाफ कट स्फेयर बना रहा हूँ। सो ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल का रीजन है। दिस इज़ 2s। इसी तरह 2s के इर्द गिर्द 3s होगा। तो अगर हम 2s की बात करें तो 2s और 1s के दरमियान ये जो ब्लैक रीजन है पूरा, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। तो इस रीजन को हम कहेंगे नोड। अब चूंकि ये हमारे पास रेडियली ये नोड्स बनती हैं तो ऐसी रोड को हम कहेंगे रेडियल नोड। इसी को हम p ऑर्बिटल पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास है 2p ऑर्बिटल, दिस इज़ 2p। नाउ अगर मैं 3p की बात करूं तो 3p ऑर्बिटल ये पूरा है। नाउ कीप इन माइंड कि 3p ऑर्बिटल ये पूरा है, ये 2p को भी अपने साथ इंक्लूड करता है। इसी तरह मैं 4p बनाऊं अगर, तो 4p मेरे पास दिस होल इज़ 4p। तो 2p में कोई रेडियल नोड नहीं है। 2p से जब हम 3p पे जाते हैं तो हमारे पास ये जो पूरा एक रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। सो दिस इज़ अ नोड। 3p से 4p पे जाते हैं तो एक और नोड ऐड हो जाती है। तो इन नोड्स को जो हमारे पास रेडियली बनती हैं, यानी हम रेडियस में इंक्रीज़ करते हैं तो तब हमारे पास बीच में नोड्स आती हैं। इन नोड्स को कहते हैं रेडियल नोड्स। नाउ रेडियल नोड्स को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला n-l-1। तो फॉर एग्जांपल समवन आस्क्स कि हमारे पास 5p ऑर्बिटल में कितनी रेडियल नोड्स हैं। तो वी विल राइट n5, p के लिए l की वैल्यू है 1 माइनस 1। तो 5p ऑर्बिटल में टोटल 3 रेडियल नोड्स हैं। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ नोड्स जिनको हम कहते हैं एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड क्या चीज़ होती है? तो एक ऑर्बिटल की जो शेप होती है उसके अंदर अगर हमें कोई नोडल प्लेन देखने को मिल जाए तो उसको हम कहते हैं एंगुलर नोड। तो s ऑर्बिटल की शेप है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो इसके अंदर हमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं मिलता। तो s के लिए एंगुलर नोड्स हैं ज़ीरो। p की अगर हम शेप देखें तो p में इस प्लेन के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती। तो p में एक एंगुलर नोड है। इसी तरह d ऑर्बिटल देखें तो d ऑर्बिटल्स में एक इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है और एक इस प्लेन में। तो d के अंदर हमारे पास दो एंगुलर नोड्स हैं। तो नंबर ऑफ़ एंगुलर नोड्स किसके बराबर है? तो एंगुलर नोड्स का नंबर है l के बराबर। तो अगर हम s की बात करें तो s के लिए l की वैल्यू है ज़ीरो, तो इसमें ज़ीरो एंगुलर नोड्स हैं।
P के लिए L की वैल्यू है 1 तो इसके अंदर एक एंगुलर नोड है, D के लिए L की वैल्यू है 2 तो इसमें 2 एंगुलर नोड्स हैं। नाउ हैविंग स्टडी एवरीथिंग अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ये मतलब है कि कैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो डेटा है उसको यूज़ करके किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स, सब शेल्स और शेल्स में फ़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल जो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल है दैट इज़ N+L रूल। तो N+L रूल कहता है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज़ गिवन बाय देयर N+L वैल्यू। इसका क्या मतलब है? तो फॉर एग्जांपल मैं 4p ऑर्बिटल की बात करता हूँ। 4p के लिए N है 4 और L है मेरे पास 1, तो इसकी एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 5। तो इस रूल को यूज़ करके हम सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू दैट। सो 1s के लिए n है 1, l है 0। 2s के लिए n है 2, l है 0। 2p के लिए n है 2, l है 1। 3s के लिए n है 3, l है 0। 3p के लिए है 3, 1। 3d के लिए है 3, 2। 4s के लिए है 4, 0। 4p के लिए है 4, 1। 4d के लिए है 4, 2 और 4f के लिए है 4, 3। तो अगर हम N+L कैलकुलेट करें तो 1s के लिए है 1, 2s के लिए है 2, 2p के लिए है 3, 3s के लिए है 3, 3p के लिए है 4, 3d के लिए है 5, 4s के लिए है 4, 4p के लिए है 5, 4d के लिए है 6, 4f के लिए है 7। तो यूँ N+L वैल्यू आ जाती है। नाउ इन वैल्यूज़ में हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है कि कुछ ऑर्बिटल्स की N+L वैल्यू सेम आ रही है। जिस तरह 2p और 3s दोनों की N+L वैल्यू सेम है, या 3p और 4s की 3p और 4s की N+L वैल्यू क्या है? सेम आ रही है, 3p एंड 4s। इसी तरह 3d एंड 4p की N+L वैल्यू सेम आ रही है। सो अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास N+L रूल कहता है अगर दो ऑर्बिटल्स की सेम N+L वैल्यू आती है तो जिसका n छोटा है उसकी एनर्जी कम और जिसका n लार्ज है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2p और 3s दोनों की हमारे पास N+L की वैल्यू आती है 3, लेकिन अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो n जो है वो 3 का बड़ा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा और 2 का छोटा है तो इसकी एनर्जी कम होगी। इसी तरह 3p और 4s दोनों की N+L की वैल्यू आती है 4, तो चूँकि 3 का n छोटा है 4 का n बड़ा है तो 4s को हम एनर्जी में ज़्यादा लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सेकंड रूल है ऑफ पॉज प्रिंसिपल। तो ऑफ पॉज प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन ऑर्बिटल्स या सब शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर N+L वैल्यूज़। नाउ हम इलेक्ट्रॉन्स को जब ऑर्बिटल्स में पुट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देने के लिए तो हम N+L वैल्यूज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। इसके लिए पहले हम एक शॉर्टकट बनाते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो शॉर्टकट के लिए हम 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s सबको एक साथ नीचे लिख लेते हैं। इसी तरह p ऑर्बिटल्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में d को और f को लिख लेते हैं। नाउ यहाँ से हम एक एरो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिलिंग होगी 1s में, इधर से वापस आते हैं और फिर नीचे जाते हैं। 1s के बाद फिलिंग होगी 2s में, इधर से वापस आते हैं और फिर नीचे जाते हैं। 2s के बाद होगी 2p में, 2p के बाद होगी 3s में, फिर इधर से हम वापस आते हैं और फिर नीचे आते हैं। 3s के बाद होगी 3p में, 3p के बाद होगी 4s में, देन हम इधर से वापस आते हैं नीचे जाते हैं। 4s के बाद होगी 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, देन हम इधर से वापस जाते हैं तो 5s के बाद 4d में, 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में एंड सो ऑन। तो यूँ हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं इन ऑर्बिटल्स। तो सबसे नीचे हमारे पास है 1s, इसमें सबसे पहले फिलिंग होगी, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s
और देन सो ऑन। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? तो 1s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में जाएंगे नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में जाएंगे 6, 3s में जाएंगे 2, 3p में जाएंगे 6, 4s में जाएंगे 2, 3d में जाएंगे 10, 4p में जाएंगे 6, 5s में जाएंगे 2। तो यूँ हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ एलिमेंट्स जिनके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कन्फिग्रेशन है 1s1। देन है मेरे पास हीलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट इज़ 1s2। देन है लिथियम, इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले 2 होंगे 1s में और तीसरा होगा 2s में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देन है बेरिलियम, तो इट विल बी 1s2 2s2। अब 2s2 जो है वो हमारे पास फिल हो गया है बेरिलियम पे, तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2p में। तो टोटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 1s में, 2 2s में और 1 2p में। देन बोरॉन की बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, तो 1s2 2s2 2p 2। देन कार्बन के बाद है हमारे पास नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p 3। देन है ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p 4। देन है फ्लोरीन 1s2 2s2 2p 5। देन है नियॉन 1s2 2s2 2p 6। तो नियॉन पे हमारे पास सेकंड शेल कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम नियॉन के बाद वाला एलिमेंट लेते हैं सोडियम। तो सोडियम के साथ 1s2 2s2 2p6 लिखने की बजाय हम लिख लेते हैं नियॉन की कन्फिग्रेशन। तो Ne का मतलब है कि नियॉन की कन्फिग्रेशन, और अब हम उसके बाद देखेंगे। तो नियॉन की कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 पे ख़त्म हो जाती है। अब 2p के बाद फिलिंग स्टार्ट होती है हमारे पास 3s में। तो सोडियम की कन्फिग्रेशन नियॉन के बाद क्या है? 3s1। देन हमारे पास है मैग्नीशियम, तो ये अगेन नियॉन के बाद क्या है? 3s2। देन एलुमिनियम नियॉन के बाद है 3s2, और 3s2 के बाद बारी है 3p की, तो 3p1। देन नेक्स्ट है हमारे पास सिलिकॉन, तो सिलिकॉन फॉलोज नियॉन कन्फिग्रेशन एंड देन वी हैव 3s2 3p2। इसी तरह हमारे पास है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस नियॉन को फॉलो करता है, उसके बाद 3s2 3p3। देन फॉस्फोरस के बाद है हमारे पास सल्फ़र, तो सल्फ़र है नियॉन के बाद 3s2 3p4। देन है हमारे पास क्लोरीन, तो क्लोरीन नियॉन के बाद है 3s2 3p5। देन वी हैव आर्गॉन, तो आर्गॉन इज़ नियॉन कन्फिग्रेशन फॉलोड बाय 3s2 3p6। तो आर्गॉन पे हमारे पास 3p कंप्लीट हो जाता है। 3p के बाद फिलिंग होगी 4s में। तो आर्गॉन के बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है पोटाशियम, तो पोटाशियम आर्गॉन की कन्फिग्रेशन को फॉलो करता है, और आर्गॉन के बाद 4s1। देन है कैल्शियम, तो कैल्शियम इज़ आर्गॉन एंड 4s2। तो यूँ हम किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे सकते हैं यूजिंग ऑफ पॉज प्रिंसिपल। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक एटम है जिसका 6s ऑर्बिटल फिल हो गया है। अब 6s की फिलिंग के बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जाएगा? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले हम 6s की n+l वैल्यू देखते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 6 + 0 6। 6p की n+l वैल्यू है 7, 5d की है 7, 4f की है 7 एंड 5p की है 6। तो अब हमने n+l वैल्यू कंपेयर करके आंसर निकालना है। चूँकि 6s की n+l वैल्यू है 6 और 5p की भी 6 है, इसका मतलब है कि 5p पहले आता है, 6s बाद में आता है। तो 6s की फिलिंग तो तब ही पॉसिबल है जब 5p ऑलरेडी फिल्ड हो। तो 5p फिल हुआ था, फिर 6s फिल हुआ है, इसलिए 5p को ऑप्शन से हम बाहर निकाल देते हैं।
देन इसके बाद है 4f, 5d और 6p। तो 4f का n छोटा है, इसको हम पहले लिखेंगे, 5d का n बड़ा है, इसको बाद में, और 6p का n सबसे बड़ा है तो उसको सबसे बाद में। तो 6s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास जाएगा 4f में। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट रूल इज़ हुन्स रूल। हुन्स रूल कहता है इफ़ अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट and electrons are to be put in them, the electrons are placed in different orbitals with parallel spins rather than same orbital with different spins. Now I explained you the meaning of this statement. तो अगर हम p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो p के अंदर हमारे पास सब शेल्स क्या हैं, px है, py भी है, pz भी है। तो p सब शेल में हमें 3 ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, px, py, pz। अब आई हैव टोल्ड यू दैट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं डीजेनरेट। इसी तरह हम डी सब शेल लेते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी सब शेल की 5 हमारे पास टाइप्स हैं, इन पाँचों की 5 में एनर्जी जो है वो सेम है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, डीजेनरेट। तो अब हमारे पास हुन्स रूल क्या कहता है। हुन्स रूल कहता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं एक सब शेल में तो उसके सब शेल्स में आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। तो सपोज़ मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं p में, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास सेट ऑफ डिफरेंट सेम एनर्जी वाले सब शेल्स प्रेजेंट हैं तो मैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा सेम स्पिन के साथ, लाइक दिस। तो आपके पास अलग ऑर्बिटल्स में पैरेलल स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा। ऐसे नहीं करूंगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डालने हैं तो पहले 2 को मैं px में डाल दूं, तीसरे को मैं py में डाल दूं, ऐसा नहीं करूंगा। तो अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, उनमें हमने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं तो हम ऐसे डालेंगे कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जाएं इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन के साथ, सेम ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन ना जाएं अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। इसी तरह डी पे आते हैं। सपोज़ मैंने डी में डालने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं किस तरीके से डालूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सब इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग डालूँगा विद पैरेलल स्पिन्स। तो मैं डालूँगा 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 पे मेरे पास सारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब मैं स्टार्ट करूँगा पेयरिंग। तो अब छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले ऑर्बिटल में यूँ, अगर 7वां हो तो वो फिर इसमें, 8वां इसमें, 9वां इसमें, 10वां इसमें। लेकिन शुरू से मैं सबको पेयर नहीं करूँगा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे नहीं डालूँगा कि 2 मैंने XY में डाल दिए, 2 YZ में, 2 XZ में, ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे करूँगा, क्योंकि ऐसे करने से सिस्टम को स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है। तो लास्ट रूल है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम का हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ चारों क्वांटम नंबर्स मैच नहीं करेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हम ले लें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे पास जो उसका क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट आएगा। सपोज़ कि मैं एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन में लेता हूँ 2px का और दूसरा में लेता हूँ 3px का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिए। नाउ पहले इलेक्ट्रॉन की अगर हम n की वैल्यू देखें तो पहले इलेक्ट्रॉन के n की वैल्यू है 2, दूसरे के n की वैल्यू है 3। तो ये क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया। अब L की वैल्यू पहले वाले की भी 1 है, दूसरे की भी 1, क्योंकि P का इलेक्ट्रॉन है। नाउ px है तो m की वैल्यू इसकी भी +1 है, इसकी भी +1। उन दोनों का स्पिन भी सेम है तो इसकी भी +½ है स्पिन की वैल्यू, इसकी भी +½ तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आपके पास इनकी किसी ना किसी की वैल्यू डिफरेंट आती है। तो अब यहाँ पे देखें n की वैल्यू डिफरेंट आ गई। अब मैं मज़ीद लेता हूँ 2 और ऑर्बिटल्स को मैं कंपेयर करता हूँ।
तो मेरे पास है एक 2s का एक इलेक्ट्रॉन और एक 2px का एक इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर मैं इनके क्वांटम नंबर्स की वैल्यू चेक करूं तो दोनों सेकंड शेल के हैं, तो n की वैल्यू 2 है। नाउ ये s ऑर्बिटल का है, ये p का है, तो s वाले की l 0 है, p वाले की l 1 है। नाउ ये s का है तो इसकी m की वैल्यू 0 है, ये px का है तो इसके m की वैल्यू +1 है। स्पिन दोनों का सेम है तो हमारे पास स्पिन की वैल्यू दोनों की है +½ एंड +½ तो यूँ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ये दो क्वांटम नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट आ जाते हैं। अब मैं एक और केस लेता हूँ। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है 2px ऑर्बिटल का और एक है 2py ऑर्बिटल का। नाउ n की वैल्यू दोनों के लिए 2 है क्योंकि दोनों सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। p के भी दोनों हैं तो l की वैल्यू दोनों के लिए 1 है। नाउ एक px का है एक py का, तो एक की m की वैल्यू में ले लेता हूँ +1, दूसरे की ले लेता हूँ -1। चूँकि स्पिन भी दोनों का सेम है तो एक की स्पिन की वैल्यू है +½ एक की स्पिन की वैल्यू दूसरे की भी +½ तो अब यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, सारे क्वांटम नंबर्स किसी भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं होंगे। अब मैं लेता हूँ दो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों 3s के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स 3s के हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू दोनों की है 0, m की वैल्यू भी दोनों की 0 है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक की s की वैल्यू +½ है, दूसरे के s की वैल्यू -½ है। तो यूँ हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम का तो उसके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि क्वांटम नंबर्स की मदद से हम हर एक इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम को किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड दिस एक्सप्लेन्स दैट हाउ कंप्लीट इज़ द क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल in describing the structure of atom and electronic configuration. So this is all about this chapter. Thank you.